Everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 9th of your chapter number 1. Yes, this is the last part. Yes, today's topic is nationalism and imperialism. नेशनलिज्म आपको पता है किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद को. इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, या फिर हम बात करें जब लोग अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं दूसरी आसपास की टेरिटरी पे कब्जा करके, तो उस प्रोसेस को इंपीरियलिज्म बोला जाता है. सो बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर हम क्वार्टर में डिवाइड करें सेंचुरी को, यानी सेंचुरी होती है 100 ईयर्स की, और क्वार्टर यानी अगर आप 4 पार्ट कर दें तो 100 के अगर आप 4 पार्ट करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 ईयर्स लास्ट के. येस, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिस्ट नो लॉन्गर रिटेन इट्स idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century but became a narrow creed with limited ends. क्या हुआ था जब लास्ट के 25 ईयर्स बचे थे 19th सेंचुरी के, तो अभी नेशनलिज्म जो था वो उतना पहले जैसा नहीं रहा. ठीक है, कि आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स लोगों के उतने नहीं थे जितने फर्स्ट हाफ सेंचुरी में थे, बट अभी छोटे हो गए थे, कम हो गए थे, नैरो हो गए थे. क्रीड यानी उनके प्रिंसिपल्स वगैरह जो थे या सोच थी उनकी नेशन को लेकर के, अभी वो थोड़ी नैरो हो गई थी और एंड्स भी उसके लिमिटेड हो गए थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वार. तो अभी अलग अलग नेशनलिस्ट ग्रुप बने हुए थे, बट वो भटक चुके थे, हम ये कह सकते हैं, और आपस में लड़ना शुरू कर दिया था. अब वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे को. कोई भी बात होती थी तो हमेशा लड़ने को या वॉर के लिए तैयार रहते थे. द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्टिक एम. तो जो बहुत से यूरोपियन पावर्स थी वो बदले में क्या कर रही थी, वो मैनिपुलेट कर रही थी नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को, उन लोगों को, जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप्स से आप कह सकते हो, अलग अलग नेशनलिस्ट ग्रुप को मैनिपुलेट कर रही थी बातों से. क्योंकि वो जो है उनका एक इम्पीरियलिस्ट एम था, वो कब्जा करना चाह रही थी सब लोगों पे. इसलिए द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1817 वॉज द एरिया कॉल्ड द बल्कान. तो सबसे बड़ी नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप में जो हुई 1871 के बाद, तो वो थी बल्कान में. बल्कान एक एरिया है. द बल्कान वॉज द रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे. वेट, तो बल्कान क्या है, अभी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थी, यानी अलग अलग जगह के लोग, वहाँ पे आपको अलग अलग जोग्राफिकल साइट्स देखने को मिलेंगी, मतलब पहाड़ और प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सारी चीज़ें भी. और उसके बाद एथनिक वेरिएशन, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग ड्रेसेस उनकी, और ये सब जो थे मिक्स होकर वहाँ रहते थे. अगर हम अभी की बात करें तो वो डिवाइड हो चुका है, और मॉडर्न डे में हम उसको बल्कान की जगह बहुत ढेर सारी कंट्रीज़ वहाँ पे आ चुकी हैं. तो वो कौन कौन सी कंट्री है, लेट्स चेक. रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known as Slavs. और उनके जो भी इनहेबिटेंट्स हैं उनको स्लैव्स कहा जाता है. स्लैव्स कौन है, जो स्लैवोलिक लैंग्वेज जो बोलते हैं, स्लैवोलिक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को स्लैव्स बोलते हैं. एक स्लेव होता है, स्लेव का मतलब होता है, आप बोल सकते हो मजदूर या नौकर, बट ये है स्लैव्स. स्लैव्स मीन्स स्लैवोलिक language speaking people. So a large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. तो उस टाइम पे जो बहुत बड़ा पार्ट था बल्कान का वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. The spread of the idea of romantic nationalism in Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. क्या हुआ था, रोमांटिक नेशनलिज्म का जब आइडिया स्प्रेड हुआ बल्कान के अंदर, ठीक है, तो क्या हुआ, लोग डिसइंटीग्रेट होने लगे, ऑटोमन एम्पायर से हटने लगे, और ये जो एरिया था बहुत एक्सप्लोसिव होने लगा. मतलब अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा या लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे. ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स बट विद वेरी लिटिल सक्सेस. अच्छा, हालांकि जो 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर था उसने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करी, मॉडर्नाइजेशन लेके आया, वो चीज़ों में उसने बहुत से चेंजेस करे, रिफॉर्म्स करे, बट उसे बहुत कमी कामयाबी मिली. अभी लोग जो थे वो थक चुके थे ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रह के, ठीक है, उनका बस हो चुका था. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. एक के बाद एक जो भी यूरोपियन नेशनैलिटीज़ थी, अलग अलग कल्चर आप कह सकते हो, जो एथनिक वेरिएशंस के लोग थे, वो अपने आप को अलग कर रहे थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे. The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. तो जो बल्कान के लोग थे वो अपनी
आज़ादी क्लेम कर रहे थे, आज़ादी मांग रहे थे, पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहे थे, नेशनैलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि भाई हिस्ट्री में ऐसा था पहले कि वो लोग इंडिपेंडेंट थे, बट क्या हुआ कि लोगों ने, फॉरेन पावर्स ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया और उनको जो है दबा दिया और उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली। Hence, the rebellious nationalities in the Balkan thought of their struggle as attempts to win their long lost independence. तो क्या हुआ, तो अभी लोग बहुत विद्रोह करने लगे, मतलब विद्रोही वहाँ पे बढ़ गए तो बल्कान के अंदर, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो फिर से स्ट्रगल करें और अपनी जो आज़ादी है उसको वापस से गेन करें। एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनैलिटीज स्ट्रगल टू डेफिनेट देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, मतलब अलग अलग जो स्लैविक नेशनैलिटीज़ थी वहाँ पर उन्होंने स्ट्रगल करा कि वो अपनी आइडेंटिटी को ढूंढे, अपनी कंट्री बनाएं, अपना इंडिपेंडेंस जो है घोषित करें अपने आप को। द बल्कान एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब ये एरिया जो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद कहते हैं, लड़ाई झगड़े कहते हैं। द बल्कान स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से जल रहे थे। एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, और हर कोई दूसरे की टेरिटरी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था, चाहे वो लोगों को मार के हो, लड़के हो, वॉर के जरिए हो, कैसे भी। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। अभी मैटर्स जो है वो कैसे होने लगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगे। बिकॉज द बल्कान्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। क्यों? क्योंकि बल्कान के अंदर अभी जो है बहुत ज़्यादा दुश्मनी बढ़ने लगी है, लोगों के अंदर राइवल हो रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। During this period there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies. इस टाइम पे जो सबसे बड़ी राइवलरी थी या सबसे ज़्यादा दुश्मनी थी यूरोपियंस के बीच में था, तो ट्रेड की वजह से थी, यानी ट्रेड कर रहे थे, कॉलोनीज़ जो जगहें थी उनके ऊपर हो रहा था, एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट, नेवल और मिलिट्री की वजह से भी हो रही थी। दिस राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बल्कान प्रॉब्लम अनफोल्डेड। तो क्या हुआ, ये राइवलरी जो थी बहुत ज़्यादा क्लियर थी, जैसे कि बल्कान में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी या दिख रही थी, तो ये तो पता था कि राइवलरी तो होगी, दुश्मनी तो होगी। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बल्कान्स। तो जो ये रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी थी, वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन थी क्योंकि वो पावर होल्ड करना चाहती थी बल्कान के ऊपर, एंड एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर दैट एरिया। तो वो अपनी पावर या अपने आप को एक्सटेंड बढ़ाना चाह रही थी, अपनी जगह को, अपने एरिया को उस एरिया में। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक के बाद लड़ाई शुरू हो गई कि हर कोई कब्जा करना चाह रहा था, और ऐसी लड़ाइयाँ जब बढ़ती गई तो फाइनली क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। क्योंकि इतने देशों में लड़ाई होगी तो वो कोई एक कंट्री की तो रहेगी नहीं या दो कंट्री की, वो वर्ल्ड वॉर में घोषित हो जाएगी। सो यहाँ पर एक पिक्चर भी आपको दी हुई है, अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे मैप दिया है जिसमें आपको दिख रहा है कैसे ब्रिटिश एम्पायर सेलिब्रेट कर रहा है। नाउ नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म। अब नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद जो था वो साम्राज्यवाद के साथ जुड़ चुका था। साम्राज्यवाद अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्पीरियलिज्म और साम्राज्यवाद। सो येस, लेट यूरोप टू डिजास्टर इन 1949। जब नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म दोनों जुड़ गए तो यूरोप के अंदर एक तबाही मच गई, 1914 की बात है। बट मीन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। और तभी क्या हुआ, बहुत सी कंट्री जो कि यूरोपियन पावर्स के अंडर में थी वो जो है अपोज करने लगी, विद्रोह करने लगी। इंपीरियल डोमिनेशन जो उनके ऊपर हो रहा था, कब्जा हो रहा था उनकी ज़मीन के ऊपर, वो उस चीज़ को अपोज करने लगी। दी एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट्स। तो जितने भी एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स है, वही अपनी ज़मीन पर जो लोगों ने कब्जा कर रखा था वो उसके खिलाफ मूवमेंट्स लोग लड़ रहे थे, अपनी ज़मीन वापस चाहते थे। तो ये एक तरीके से नेशनलिस्ट ही फीलिंग थी, क्योंकि वो लोग आज़ादी भी चाहते थे, अपने नेशन से प्यार भी करते थे, तो वो स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको जो है आज़ाद या अलग अलग नेशन स्टेट्स मिल जाएं। एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर थे, उनको एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी चाहिए थी, ग्रुप ऑफ पीपल को, फॉग्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इम्पीरियलिज्म। तो उन्हें उसके लिए इम्पीरियलिज्म से लड़ना पड़ रहा था, सामना करना पड़ रहा था। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ नो वेयर रिप्लिकेटेड। तो यूरोपियन आइडियाज़ जो थे नेशनलिज्म के, नाउ अब वो कहीं और फॉलो नहीं होते। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। हर कोई अपने अपनी तरीके से नेशनलिज्म दिखा रहा था। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। बट एक आइडिया था जो हर कोई चाहता था या हर जगह हमें देखने को मिला, वो क्या था कि सबको नेशन स्टेट बनाना था अपना, और ये जो आइडिया था ये पूरी एक्सेप्ट हुआ यूनिवर्स में, और ये एक नेचुरल मतलब माना गया कि इट इज़ नेचुरल कि हर किसी को आज़ादी चाहिए और उनके अपने अपने नेशन स्टेट्स होने चाहिए। तो ऐसे जो है नेशनलिज्म
हुआ स्टार्ट हुआ, राइज हुआ यूरोप में, ये हमने पूरा जो है प्रोसेस पढ़ा उस पूरे चैप्टर में। दो ये चैप्टर बहुत लेंथी था बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स एंड ऑल द टॉपिक्स यू हैव स्टडी। इसीलिए मैं बोलूँगी अगर आपने प्रीवियस कोई भी टॉपिक कोई भी पार्ट मिस करा है तो प्लीज़ आप उस पार्ट को देख लीजिए। इस चैप्टर को, इन पार्ट्स को आपको 1 से 2 बार भी देखना पड़े तो ज़रूर देखिए, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो आई हाईली रिकमेंड यू to just understand this chapter as much as you can. So now there will be the question answer that I'll try to share in the next video. So I hope you understand and enjoyed this class. So we'll meet in the next class. So till then, take care students.